नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और इसके अंदर हम जो हमारा श्रृंखला चल रही थी जनरल साइंस की रीट के बारे में बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंशन कांस्टेंट इसी तरह से जबकि सब यूनिटों का सेडिमेंशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ यह पूछा जा रहा है कि जो 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं और 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, इनकी उपइकाइयाँ याद रखनी है आपको। 70 की उपइकाइयाँ 50 80 और 30 होती है, और 80 की आपको ध्यान रखना है 60 और 40 होती है। तो ऐसा क्यों होता है, मन में प्रश्न उठ रहा हो भाई 40 और ये 60 तो 100 होते हैं, 80 कैसे? तो जो बड़ी उपइकाइयाँ हैं वो छोटी उपइकाइयों का कुछ भाग ढक लेती है, और एस का मतलब होता है श्वेत वर्ग इकाई या सेडिमेंशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है। तो 80 के अंदर क्या होगा, 60 और 40, चौथा ऑप्शन राइट होगा। और राइबोसोम में ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोसोम मदद करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, अभी बताया है। तो राइबोसोम के जलीय विश्लेषण से क्या बनता है, अम्लीय प्रोटीन तथा आरआरएनए, क्षारीय प्रोटीन तथा आरआरएनए, स्प्लिट प्रोटीन तथा आरआरएनए। तो इसका राइट आंसर होगा स्प्लिट प्रोटीन तथा आरएनए। स्प्लिट का मतलब होता है विकृत प्रोटीन तथा राइबोसोमल आरएनए। इन दोनों से मतलब जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन और आपके राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। क्या होगा अगर किसी कोशिका के सभी राइबोसोमों को नष्ट कर दिया जाए? वो सीधा सीधा यही उत्तर है भाई, कोशिका के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण हो रहा था वो नहीं होगा, 2 नंबर आंसर होगा। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोमों द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक तो कोशिका के बारे में, ब्राउन है वो केंद्र के बारे में, और नोल इसमें है नहीं, अल्टमान ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? बेंडा के द्वारा। बेंदा नाम सुना होगा आपने। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो क्या होता है, 1.5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, 1.5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ग्लाइकोलाइसिस, नहीं ग्लाइकोलाइसिस है ये कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये तो होता ही नहीं है बिल्कुल ही। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्कर जिसको हम कहते हैं क्रेब्स चक्कर, तो ये क्रेब्स चक्कर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। एमडेन वेयरहोफ और पाथवे ये है, ये ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित है। तो यहाँ पर जो क्रेब्स चक्कर टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्कर होगा, ये क्रेब्स चक्कर का दूसरा नाम है, तो ये राइट होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है डिक्टियोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सीसोम में। तो कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा आंसर, सीधा सट आंसर। F1 कणु में होते हैं, तो F1 कणु में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से संबंधित होते हैं F1 कण। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम नहीं होंगे, सब्स्टन एंजाइम नहीं होंगे, फास्फोराइलेशन से संबंधित एंजाइम इसके अंदर हो गए, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अंग्रेजी में कहते हैं, इससे संबंधित इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। यहीं से मिलता जुलता प्रश्न है, पिछली बार रीट भर्ती के अंदर क्रिस्टी के बारे में पूछा था, आपको याद हो तो। F1 कण पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर पाए जाते हैं। ग्रेना की कला वगैरह ये भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं। ग्रेना तो कहाँ होता है, हरितलवक के अंदर होता है। AR की रोक्ष कलाओं पर गलत, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। श्वसन श्रृंखला में कुल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो श्वसन श्रृंखला में कुल 5 कॉम्प्लेक्स है, वो कक्षा 12 बायोलॉजी का
प्रश्न है ये, और रीट में भी आ सकता है। श्वसन श्रृंखला में कुल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हमारा 3 नंबर राइट हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है, ये किसके अंदर होता है? जनन कोशिकाओं में होता है क्या? परिपक्व कोशिकाओं में होता है क्या? सभी कोशिकाओं में होता है क्या? तो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन है ये किसके अंदर होता है? काई कोशिकाओं के अंदर। किसके अंदर होता है? काई कोशिकाओं के अंदर। वैसे इस प्रकार का प्रश्न आए तो रिट लगाई जा सकती है आसानी से। पीछे वाले प्रश्न में बायोलॉजी का विद्यार्थी है वही समझ सकता है किस प्रकार इसके ऊपर रिट लग सकती है। माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है, यानी कि समान रहती है। बिल्कुल ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। माइटोसिस समसूत्री विभाजन को कहते हैं, सम का मतलब समान होता है। एक पैतृक कोशिका से 32 कोशिकाओं के बनने में कितने समसूत्री विभाजन होंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद रखना है आपको। जितनी कोशिकाएं बनानी है उनमें से एक घटा लो, n-1। इस प्रकार हो जाएगा ये 31 विभाजन। जैसे मैं कहूँ आपको ये फॉर्मूला किस प्रकार बनता है, मैं बताऊँ आपको। जैसे आपको सॉरी बीच में कॉल आ गया था दोस्त का, तो उनको क्वेश्चन बताना पड़ा। एक पैतृक कोशिका में 32 कोशिकाओं के बनने में कितने समसूत्री विभाजन होंगे? तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है 32। जितना आपको कोशिकाएं बनानी है उसमें से एक घटा लो, उतने ही विभाजन होंगे, 31 विभाजन। तो ये किस प्रकार फॉर्मूला होता है? देखो, जैसे आपको 4 कोशिकाएं बनानी है तो कितने विभाजन होने चाहिए? 3। जैसे देखो ये कोशिका 1, इससे कितनी बनेगी समसूत्री विभाजन में? 2 बनेगी। अब कितनी होगी? इससे 2 बनेगी। इससे कितनी बनेगी? 2 बनेगी। इससे भी कितनी बनेगी? तो आगे, तो मतलब हर सेल है वो 2 कोशिकाएं बना रही है। तो यहाँ पर देखो एक समसूत्री विभाजन ये हो गया, दूसरा समसूत्री विभाजन ये हो गया, और तीसरा समसूत्री विभाजन ये हो गया। तो कितने विभाजन हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। ये इसी ट्रिक पर क्वेश्चन सरल किए जाते हैं। अगर आपको 32 कोशिकाएं बनानी है तो 31 विभाजन होनी चाहिए। जितनी जैसे आपको 64 बनानी है तो 63 होंगे। इस प्रकार होता है, ये काम आता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना कोशिका विभाजन के समय लुप्त हो जाती है? मतलब कोशिका विभाजन हुए नहीं भी टाइम के मायने कई चीजें जैसे कि लुप्त हुई है। तो केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली जो केंद्रक झिल्ली होती है वो लुप्त हो जाती है। का आवरण इसका राइट आंसर होगा। माइटोसिस की वह अवस्था जिसमें संतति गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंच जाते हैं या खिंच सकते हैं। तो मेटाफेज के अंदर तो मध्य प्लेट के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। प्रोफेज के अंदर तो वहां पर वो संघनित्र हो रहे होते हैं, और टीलोफेज के अंदर तो केंद्र की बन जाते हैं। तो एनाफेज है वो इसका राइट आंसर होगा, पश्चात अवस्था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है यकृत में, युग्मनज में, जनन कोशिकाओं में, मूल कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर जनन कोशिकाएं जो जर्मिनल सेल होती है उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न बिल्कुल सरल है। माइटोसिस के अंतर्गत संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, पैतृक कोशिका के समान रहती है, 1/4 रह जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है वो 1 नंबर दिया गया है, परंतु ये गलत है। इसकी जगह आपको 2 नंबर टिक करना है। पैतृक कोशिका के समान रहती है, क्योंकि माइटोसिस है वो समसूत्री विभाजन को कहते हैं। अगर यहाँ पर नाम मियोसिस होता तो इसका आंसर पहला ही होता, परंतु माइटोसिस पूछा जा रहा है तो पैतृक कोशिका के समान रहती है। गुणसूत्रों में युग्मन की क्रिया होती है, सिनेप्स की क्रिया जाइगोटीन के अंतर्गत। तो गुणसूत्रों में जो युग्मन की क्रिया है वो जाइगोटीन उपावस्था के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्रों में युग्मन की क्रिया कहाँ होती है? जाइगोटीन उपावस्था में। ये प्रोपेज फर्स्ट की उपावस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये उपावस्थाएं होती है। जाइगोटीन के अंदर युग्मन की क्रिया होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये।
अगला प्रश्न है, माइटोसिस के अंतर्गत किस उपावस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वो कौन सी अवस्था में होती है? पैकाइटिन उपावस्था, टीलोफेज उपावस्था, प्रोफेज उपावस्था, डिप्लोटिन उपावस्था। तो अगर आपको क्रॉसिंग ओवर पूछे यानी कि जीनों का विनिमय कहाँ होता है, तो पैकाइटिन अवस्था में होता है, पैकाइटिन उपावस्था में होता है। आपको याद रखना है, जहाँ मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ पैकाइटिन को ऐसे याद रखना है, पैसों का लेना देना और जीनों का लेना देना कहाँ होता है? पैकाइटिन उपावस्था में। पैसों से याद रखना पैकाइटिन। अगला प्रश्न है, माइटोसिस के अंतर्गत मात्र व पैतृक गुणसूत्रों में खंडों के विनिमय, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो माइटोसिस के अंतर्गत मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों में खंडों के विनिमय को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। वैसे ये प्रश्न है वो गलत छपा हुआ है, अगर कोई बता सकता है बायोलॉजी का क्या था तो नीचे बता सकता है। कोशिका विभाजन के समय विभिन्न गुणसूत्र तर्कों के ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, इसका कारण है माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों की तरफ कौन बढ़ते हैं? गुणसूत्र। अगर किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा सामान्य से दुगुनी हो तो इसका अर्थ होगा ये कोशिका विभाजित होने वाली है। बिल्कुल राइट है। जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है, तैयारी कर रही होती है, तो अंतरावस्था के अंदर एस फेज के अंदर डीएनए का संश्लेषण करके डीएनए की मात्रा दुगुनी कर लेती है। ये कोशिका विभाजन होने वाला है, तो ये राइट होगा पहला इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दो एक जैसी कोशिकाएं बनती है? नहीं। ये केवल देही कोशिकाओं में होता है? नहीं। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है? नहीं। इसकी मदद से एक जाति के सभी जीवों में और उनकी संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। इसकी मदद से एक जाति के सभी जीवों में और उनकी संतान में गुणसूत्रों की संख्या है वो स्थिर रहती है। हाँ, ये ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, परंतु अच्छा ऑप्शन हमें चयन करना है, तो चौथा ऑप्शन है वो राइट है। इसकी मदद से एक ही जाति के सभी जीवों में और उनकी संतान में गुणसूत्रों की संख्या है वो समान बनी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। राइट है ये। केंद्र के विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस केंद्र के विभाजन को कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली व न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका के विलुप्त होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? प्रोफेज अवस्था के अंतर्गत ये दोनों ही विलुप्त हो जाती है। और जब वापिस ये उत्पन्न कब होती है, दिखाई कब देने लग जाती है, तो लास्ट जो अवस्था आती है टिलोफेज, उसके अंदर ये वापस दिखाई देने लग जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा लुप्त कब होती है? प्रोफेज। समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर है ये विभाजन कब करता है? तो भाई सेंट्रोमियर है ये विभाजन कब करता है? प्रोफेज में, जाइगोट में, एनाफेज में, मेटाफेज में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनाफेज। क्या होगा? एनाफेज, प्रोफेज नहीं होगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से जुड़े रहते हैं मिनी सैटेलाइट द्वारा, सेंट्रोमियर द्वारा, द्वितीयक टेलोमियर द्वारा, पेलिकल द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर होता है उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। आपने कभी देखा होगा इस प्रकार चित्र, ये सेंट्रोमियर होता है और ये गुणसूत्र के भुजाएं होती है। तो तर्कु तंतु जो होते हैं वो इससे जुड़ते हैं, किससे? सेंट्रोमियर से। अगला प्रश्न, वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र सम्मुख ध्रुवों की ओर गमन करते हैं? एनाफेज बिल्कुल राइट है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी तो फार्मर एंड मूरे ने। समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी और अर्धसूत्री विभाजन की खोज है वो फार्मर एंड मूरे ने की थी।
समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा होती है कई कोशिका के बराबर, जनक कोशिका के बराबर, कई कोशिका से दुगुनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा जनक कोशिका के बराबर, यानी मदर सेल के बराबर। अर्धसूत्री विभाजन सहायता करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र की संख्या को स्थिर रखने में, अंग जनन में, कोशिकाओं की संख्या वृद्धि में, पादप शरीर की वृद्धि में। तो ये पहला राइट होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने में। कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है। साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है, इसके द्वारा साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है, इसके द्वारा कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है। काइनिन का मतलब होता है तोड़ने वाला, साइटो का मतलब कोशिका को। रासायनिक रूप से तर्कु तंतु बने होते हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के, न्यूक्लियोटाइड के। तो रासायनिक रूप से तर्कु तंतु होते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन का प्रदर्शन किस ऊतक में किया जा सकता है? तो मूल का जो अग्र भाग होता है, प्याज का नाम सुना होगा आपने कभी, तो उसका इसमें प्रदर्शन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो जड़ें होती हैं उनका अग्र भाग, नीचे नीचे वाला भाग, सामान्य भाषा में कहें तो मूलाग्र भाग में। अगला प्रश्न, क्रोमोनोमेटा पर दोनों दानों के समान क्षेत्रों को कहते हैं? क्रोमोनोमेटा होते हैं गुणसूत्र के भाग, उनके ऊपर जो दाने के रूप में क्षेत्र होते हैं उन्हें क्रोमोमियर कहा जाता है, मोती की तरह क्रोमोमियर। ये राइट होगा, एकदम सही है। सिनेप्सिस घटना क्या है या सिनाप्सिस घटना क्या है? सिनेप्सिस घटना क्या है? समान क्रम वाले कोशिकाओं को जोड़ा जाना, समजातीय गुणसूत्रों का जोड़ा बनना, असमजातीय गुणसूत्रों का टूटना, विकेंद्रीय गुणसूत्रों का जोड़ा बनना। तो यहाँ राइट आंसर होगा, जो समजातीय गुणसूत्र होते हैं उनका जोड़ा बनना, इसको कहते हैं सिनेप्सिस। अगला प्रश्न, लिंगी जनन करने वाले जीव अपनी संतानों को क्या देते हैं? अपने जीनों की आदि संख्या। अगला है 4 गुना जीन, अपने जीनों की चौथाई संख्या, अपने जीनों की तिगुनी संख्या, अपने जीनों की आधी संख्या देते हैं। पहला राइट हो जाएगा, लैंगिक जनन। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, बिल्कुल राइट है। माइटोसिस में आनुवंशिक सांतत्य की विधि है। तो 2 संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या का अगुणित होना, समान डीएनए वाली 2 संतति कोशिकाएं बनना, नर और मादा गुणों का पृथक्करण, जीनों का क्रॉसिंग ओवर। प्रश्न क्या है? माइटोसिस में यानी कि समसूत्री विभाजन में आनुवंशिक संतति की क्या विधि है? समान डीएनए वाली 2 संतति कोशिकाओं का बनना। 2 नंबर राइट होगा, 1 नंबर राइट नहीं होगा, ये याद रखना है। कोशिका विभाजन की क्रिया रोकने के लिए क्या उपयोगी है? कोलचिसिन, कोलचिकम ओटेमनेल एक पादप होता है, उससे निकलने वाला एल्केलॉइड है कोलचिसिन, इसके द्वारा कोशिका विभाजन की क्रिया को रोका जा सकता है। सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स संरचना है जीवद्रव्य विभाजन की, काइजमेटा के उपांति भवन की, गुणसूत्र वियोजन की, गुणसूत्र संयुग्मन की। तो ये कक्षा 11 की बायो को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो गुणसूत्र संयुग्मन की अवस्था है, बिल्कुल राइट आंसर है, 4 नंबर ये। फ्रेगमोप्लास्ट का संबंध है, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन से ये संबंधित है, फ्रेगमोप्लास्ट है। अगर किसी ने बायोलॉजी को ध्यान से पढ़ा है तो जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें जब कोशिका विभाजन होता है तो उनमें फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है सबसे पहले, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन से होता है। डीएनए की द्विकुंडली रचना प्रस्तुत की थी वाटसन और क्रिक ने, बिल्कुल सरल। डीएनए के प्यूरिन होते हैं, ग्वानिन और एडेनिन, ये 2 प्यूरिन और पिरिमिडिन के अंदर पूछा जाए तब साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। तो इसको इस प्रकार याद रखना है, प्यूरिन पूछा जाए तो आपको बताना है एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन पूछा जाए
पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। तब आपको बताना है साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, ये 3 आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें एडिनिन और ग्वानिन 2 आते हैं। तो 2 नंबर राइट होगा यहाँ पर, ग्वानिन और एडिनिन। डीएनए में उपस्थित पेंटोस शर्करा होती है, तो सिंपल आंसर होगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए अणु बना होता है, डीएनए है अणु वो किसका बना होता है? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन। बिल्कुल राइट है, 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने का सबसे प्रबल प्रमाण है, सबूत। गुणसूत्र धागेनुमा होते हैं। डीएनए कोशिका द्रव्य में नहीं होता। बैक्टीरियल कोशिकाओं में ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ये कक्षा 11 बायो के जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है उसके अंदर सम्मिलित किया गया। इसको बैक्टीरियल कोशिकाओं में ट्रांसफॉर्मेशन, ये डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने का सबसे प्रबल प्रमाण है। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर होगा। आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए। डीएनए अधिकतर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक दोनों में। केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, जीवद्रव्य स्थानों में, तो राइट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है, हरितलवक के अंदर भी पाया जाता है। तो यहाँ पर तो यही ऑप्शन सही होगा, चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक दोनों में। वह क्रिया जिसके द्वारा केंद्र का डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एमआरएनए को देता है यानी कि मैसेंजर आरएनए को देता है, कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए निम्न में से किसी एक में नहीं मिलता, वह किस में एक में नहीं मिलता? तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज 5x174 इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज है ये, याद रखना। जीवाणु भोजी कहते हैं इसको, एक प्रकार का वायरस। टोबैको मोजेक वायरस जो पादप वायरस है, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो ये तंबाकू मोजेक वायरस हो जाएगा। यहाँ पर डीएनए इसके अंदर नहीं पाया जाता, परंतु ये आपको इम्पोर्टेंट ये बात याद रखनी है, 5x174 के अंदर डीएनए पाया जाता है। कुछ विषाणु में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव ये दर्शाता है कि आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकते हैं। बिल्कुल राइट, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। कॉर्नबर्ग व ओकोवा को किस कार्य पर नोबेल पुरस्कार मिला? एक जीन, एक एंजाइम, मत। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स के, न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स के होंगे भाई, न्यूक्लियोसाइड्स से बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट समूह जोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए टेम्पलेट का काम करता है, तो दोनों डीएनए और आरएनए के लिए। डीएनए टेम्पलेट का कार्य करता है दोनों डीएनए और आरएनए के लिए। डीएनए, इस प्रश्न का मतलब ये है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो डीएनए टेम्पलेट का काम करता है, और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो भी डीएनए वो टेम्पलेट का काम करता है। तो दोनों डीएनए और आरएनए के लिए। आनुवंशिक संदेशों को स्थानांतरण करने वाली लंबी श्रृंखला के अणु किसके बने हुए होते हैं? तो आनुवंशिक संदेशों को स्थानांतरण करने वाली लंबी श्रृंखला के अणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए तथा आरएनए में समानता है कि दोनों में दोहरी श्रृंखला है। गलत। समान स्टार्च है, गलत। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, बिल्कुल राइट बैठ रही है। समान पिरिमिडिन से नहीं, पिरिमिडिन समान नहीं होते इनमें। अगला प्रश्न, आरएनए किसके संश्लेषण को निर्देशित करता है? एंजाइम। बिल्कुल राइट है। आरएनए से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम में तो है। राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड है। राइबोस न्यूक्लियोटाइड है, परंतु डीऑक्सीराइबोस नहीं। ऑप्शन है साइटोसिन, पेंटोज शर्करा फॉस्फेट, गुआनिन, पेंटोज शर्करा फॉस्फेट।
थाइमिन पेंटोस शर्करा फॉस्फेट यूरेसिल पेंटोस शर्करा फॉस्फेट, तो यूरेसिल पेंटो शर्करा फॉस्फेट इसका राइट आंसर होगा। ये डीएनए वाले पार्ट में 12वीं में। कुछ विषाणु में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव ये दर्शाता है कि आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकता है। तो ये प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। निम्न में से किसने गोल्जी का एक संरचनात्मक विवरण दिया? तो गोल्जी ने उल्लू की कोशिका में खोज की थी। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। अब वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इस वीडियो में इतने ही प्रश्न लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।